हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पता है तो 2 चैप्टर्स, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एंड द सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। नाउ दिस इज द थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। ये शुरू करने से पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का R.H. विटेकर जी ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है वो तो ऑफकोर्स पता होना चाहिए। तो विटेकर जी ने जो R.H. विटेकर जी ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया हुआ है वो क्या है, सबको पता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। उसमें से हमने चैप्टर नंबर 2 में दैट इज द मोनेरा, देन द सेकेंड वन प्रोटिस्टा, थर्ड वन दैट इज अ फंजाई ऑलरेडी कंप्लीटेड कर दिया है। अब प्लांटे के लिए सेपरेट चैप्टर दिया है दैट इज अ प्लांट किंगडम, और एनिमल किंगडम के लिए सेपरेट चैप्टर दिया है दैट इज अ चैप्टर नंबर 4 जो हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। क्लियर है। अब देखो, अगर हम टेक्स्ट बुक की शुरुआत की लाइन में आपको बताऊं, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय द R.H. विटेकर। R.H. विटेकर जी ने ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस हमें प्रपोज्ड किया था, राइट। वेयर 5 किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, है ना। और इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग प्लांट किंगडम यानी प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। अब उसके बाद देखो, इसका जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें सबसे पहले उन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात की है। और मुझे पता है आपका चैप्टर 2 क्लियर है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो हमारे 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था कैरोलस लिनियस जी ने जो दिया था, उसमें उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल, दैट इज अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, तो उन सबको उन्होंने प्लांटे में डाला था। और जिनके पास एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है उन सबको उन्होंने एनिमेलिया में डाला था सबसे पहले, राइट। 2 किंगडम। उससे पहले एक क्विक रिवीजन बताऊं कि साइंटिफिक मैनर में सबसे पहले किसने दिया था? एरिस्टोटल जी ने क्लासिफिकेशन दिया था, है ना, साइंटिफिक वे। बट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस जी ने। और उन्होंने क्या दिया था? प्लांटे एंड एनिमेलिया। उनका बेस क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो भाई प्लांटे में रख दो, और अगर सेल वॉल नहीं है तो किस में रख दो? एनिमल में रख दो। और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांट के अंदर किस किस को रखा था? मैम, प्लांट के अंदर साइनोबैक्टीरिया को रख दिया था, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, है ना। उसके अंदर इन्होंने फंजाई को भी रख दिया था भाई, क्योंकि इसके पास सेल वॉल होती है। फिर उसके अंदर वो तो सब था ही जो हम इसमें पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन द सेल वॉल भैया साइनोबैक्टीरिया, फंजाई दोनों किस में आ गई थी? प्लांटे में। पर ये तो सही नहीं है। हमें पता चला कि भैया जी ये जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये कैसी होती है? ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये जो होते हैं मैम, ये लोग यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इसे प्लांट से निकाल के कहां रखा है? प्लांट से निकाल के मोनेरा में रखा है। और विटेकर जी ने बताया, है ना, कि भैया फंजाई की जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है? हमने पढ़ा बेटा, फंजाई की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई है? मैम, वो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, है ना। जबकि प्लांट की सेल वॉल की अगर हम बात करें तो भैया प्लांट की सेल वॉल तो
सेल्यूलोज की बनी हुई है। उसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन याद करो बेटा कि फंजाई में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कब तक होता है, सेल से लूज टिश्यू तक। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में ऑर्गन लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देता है ना। तो इसीलिए व्हिटेकर जी ने ये फंजाई को भी एक अलग किंगडम में रख दिया। पढ़ा था ये सब कुछ हमने वहां पे, तो वही लाइन है, देखो चलो आओ, वही ला में हमें यहां पे देके रखी है। वी मस्ट स्ट्रेस हियर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम चेंज ओवर अ टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो फंजाई है एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल, पता है ना, प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट। क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल्स क्या देके रखे थे, डेस्माइड्स, डायटम्स। फिर डाइनोफ्लैजेलेट के एग्जाम्पल्स क्या देके रखा है, गॉन्यूलैक्स, राइट। वो सब को नाउ बीन निकाल दिया भैया, एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे through earlier classification placed in them same kingdom. So cyanobacteria that are also referred to as blue green algae, not algae anymore. In this chapter we will describe, अब ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो पढ़ने वाले हैं। अब ये सब क्या होता है बेटा, चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, उसकी क्या याद होगी आपको, दैट इज अ कैटेगरी, है ना, टेक्सोनोमिक हायरार्की याद होगी। सबसे लार्जेस्ट कौन आता है मैम, किंगडम। उसके बाद किंगडम क्या होता है बेटा, प्लांट के लिए अगर मैं बात करूं तो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डिवीजन, एनिमल के लिए फाइलम। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे के सारे डिवीजन है। तो ये 5 डिवीजन, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा सीक्वेंस हमेशा याद रखो, क्योंकि जब भी ऐसे सीक्वेंस बनाई जाती है ना, तो ऑलवेज जो छोटू सबसे लोवेस्ट या तो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं ना, वो सबसे पहले रखे जाते हैं। फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ना, वो लेटर ऑन आते हैं। जैसे याद करो, हम लोगों ने व्हिटेकर जी के जो 5 किंगडम में पढ़ा, सबसे पहला कौन सा पढ़ा, मोनेरा। मोनेरा में कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, सिंपलेस्ट है ना। वहां से हम लोग एनिमेलिया तक, एनिमेलिया में कैसे होते हैं बेटा मैम, यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशंस। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई ना, तो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ये 5 डिवीजन जो है उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होता है, तो देख के ही पता चलता है बेटा, सबसे लास्ट में कौन आते हैं, एंजियोस्पर्म। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं हमें। और ये एंजियोस्पर्म ही कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बाकी प्लीज याद कर लेना बेटा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो किसी में भी फ्लावर नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स कैसे है, फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स है, जिनके पास क्या होता है, फ्लावर होता है। ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है ये बात। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। अब तक तो टेक्स्ट बुक की पहले 2 पैराग्राफ है जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ के रखे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आगे बेटा ध्यान देना। अब ये जो हमें क्लासिफिकेशन दिया गया है, वो क्लासिफिकेशन हमें एंजियोस्पर्म का दिया गया है। यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में जो क्लासिफिकेशन है फर्दर,
राइट ये सिस्टम में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं दैट इज ये वाला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस सिस्टम, नेचुरल सिस्टम्स, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। बेटा ये सब कुछ किसके लिए है? एंजियोस्पर्म के लिए है। ठीक है ये बात। तो कौन से 3? बायोलॉजिकल 1, आर्टिफिशियल सिस्टम्स 2, नेचुरल सिस्टम्स 3, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। अब देखो व्हाट इज अ आर्टिफिशियल सिस्टम्स। आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहले सेम वे किसने दे दिया था? कैरोलस लीनियस जी ने। देखो कैरोलस लीनियस जी का नाम चैप्टर नंबर 1 में भी आया, लिविंग वर्ल्ड में। कहाँ पे क्या किया था? हु हैज गिवन अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? इन्होंने दिया था। क्या बताया था बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में? कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना। द फर्स्ट कंपोनेंट जीनस होता है, सेकेंड कंपोनेंट स्पीसीज होता है। ये सब पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस जी ने दिया था। क्लियर। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, किसने दिया था? कैरोलस लीनियस जी ने दिया था। थर्ड चैप्टर में भी उनका नाम है बेटा, तो अब तो उनका नाम भूल ही नहीं सकते हम कभी भी, राइट। कैरोलस लीनियस जी ने सबसे पहले कौन सा दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा, सबसे पहले जो सिस्टम दी जाती है कुछ ना कुछ बेटा ड्रॉबैक रहती है। और बेटा ये अभी की बात नहीं, बहुत सालों पहले जब कुछ नहीं पता था तब उन्होंने ये सब कुछ डिस्कवर किया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने ही वाले हैं। क्लियर है ये बात? चलो आ जाओ। तो फर्स्ट जो है कैरोलस लीनियस, उन्होंने जो सिस्टम दिया है उस सिस्टम्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम्स। क्या दिया था? ये सबसे अर्लीस्ट सिस्टम्स है। अब इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है बेटा? इट इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हैबिट। बेटा हैबिट दैट इज वो श्रब्स है, वो ट्री है, अरे सॉरी हर्ब्स है सबसे छोटे, राइट। हर्ब्स है, श्रब्स है या ट्री है टॉलेस्ट, उसके बेसिस पे, ये हैबिट के बेसिस। कलर है ना, नंबर, हमको भी लगता है ये कैसा बेस्ड हुआ क्लासिफिकेशन का, ऊपर सा, राइट। सो हैबिट के बेस पे कलर, नंबर, शेप, लीव्स ऑफ द लीव्स, राइट। सो दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड पे उन्होंने ये क्लासिफिकेशंस दिया था आर्टिफिशियल। और उसके अलावा उन्होंने क्या इंक्लूडेड किया था? क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एंड्रोशियम। बेटा एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर, राइट। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी दिया हुआ था। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी ड्रॉबैक क्या है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स की ड्रॉबैक क्या है, तो इसकी वजह से बेटा उन्होंने इतना सुपरफिशियल सारे क्राइटेरिया लिए थे जिसकी वजह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो भी क्या हो गई बेटा? सेपरेटेड हो गई। और दूसरा सबसे बढ़िया मतलब ड्रॉबैक दैट इज उन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया बेटा वेजिटेटिव को एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को। उन्होंने वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को बेटा इक्वल वेटेज दे दिया। ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं बेटा वो इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं बाय एनवायरमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि मान लो हमारे पास कोई प्लांट है, क्लियर। अब मान लो हमने ये प्लांट को ग्रो किया, अब इसको बहुत अच्छी तरह से पानी और सब कुछ मिल रहा है, ऐसी हैबिटाट में है कि जहाँ पे पानी, लाइट, सब कुछ बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो बेटा इसके लीव्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। एक सेकेंड, इसके जो लीव्स हो गए, राइट, बहुत अच्छी तरह से। अब मान लो कि सेम प्लांट को, राइट, हमने ऐसी कंडीशन में, ऐसे एनवायरनमेंट कंडीशन में रखे जहां की पानी की अवेलेबिलिटी में स्कैरसिटी है बेटा, तो पॉसिबल है इसके लीफ जो है वो मे बी ऐसे छोटू हो जाए बेटा। क्लियर? ऐसे एग्जैक्टली हमें स्ट्रक्चर ना मिले
तो अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी बेटा, तो इनका ये जो लीफ का शेप है, लीफ के नंबर है, वो भी तो चेंज हो जाएंगे। तो फिर क्या ये अलग स्पीसीज हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी बेटा? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, राइट? बट एनवायरमेंटल से ये हो गया है, बट है तो एक ही ना। क्लियर? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ये वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया था। बट बेटा ये जो हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो दिस इज द 2 ड्रॉबैक्स, ये 2 ड्रॉबैक है ऑफ द अर्लीएस्ट, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम के क्लासिफिकेशन का। अगर ये टेक्स्ट बुक की सेम लाइनें हम देख लें, क्लियर बेटा? अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो खुद को नीट के लिए, तो आप लोगों को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ही चाहिए, कंपलसरी है, राइट? चलो हम पढ़ते हैं। लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशंस विदिन, किसमें बोला बेटा? देखो विदिन एंजियोस्पर्म्स, मैंने बताया भले ही आगे हमें बात की है कि हम लोग 5 डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बट यहाँ पे जो अभी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं वो किसको क्लासिफाइड कर रही है? वो एंजियोस्पर्म को क्लासिफाइड कर रही है बेटा। क्लियर है? जो फर्स्ट सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम्स, सेकेंड सिस्टम हम पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम, थर्ड सिस्टम हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। क्लियर है ये बात? चलो, एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर सिस्टम क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड थी बेटा? ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज, पढ़ा हमने, हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। दे वर बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर, उन्होंने मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया था, या एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किन्होंने दिया था? लिनियस ने। Such a systems were artificials. They separated closely related species that they were based on a few character, and also artificial systems given equal weightage to vegetative and sexual character. This is not acceptable. ये acceptable नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि जो often vegetative characters होते हैं more easily affected हो जाते हैं by environment। आई बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकेंड, नेचुरल सिस्टम्स। किन्होंने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड द जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्हें बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। और ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें उन्होंने ज्यादा क्राइटेरिया को इंक्लूड किया है बेटा। इनमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी, और उसके बाद सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वो भी उन्होंने कंसीडर किया है। देखो आओ, नेचुरल्स, अच्छा, दिस आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। इट कंसिडर्ड एक्सटर्नल फीचर, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, इंटरनल फीचर्स, एनाटॉमी कहा जाता है, साथ में देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री प्लांट में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, उसको भी कंसिडर किया था। क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बाय, ये नेचुरल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। क्लियर है? देखिए टेक्स्ट बुक, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप विच वेर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज। ध्यान में रखना बेटा, नेचुरल एफिनिटीज उसका मतलब होता है, एफिनिटीज मतलब सिमिलैरिटीज, है ना, कौन से मोर सिमिलर है उनको एक साथ में रखा था। अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल, उन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को कंसिडर नहीं किया था जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम में किया था बेटा, सिर्फ उन्होंने मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया था। तो इन लोगों ने सिर्फ नॉट ओनली द
एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल। कौन से इंटरनल फीचर्स? लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, phytochemistry, and certain classification of flowering plant given by George Bentham and the Joseph Dalton Hooker. क्लियर है? चल अब नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये टर्म हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। फाइलोजेनेटिक पता है हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टेमा, है ना। उसमें क्या होता है कि इसमें टेक्सोनॉमी, दैट इज हम आइडेंटिफिकेशंस, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर करते हैं, प्लस प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट। उसे क्या कहा जाता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करते हैं। तो और दिस इज, और वीटेकर जी ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं, है ना, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, उसमें भी अगर आप देखो तो उन्होंने कौन कौन से क्राइटेरिया बेटा इंक्लूडेड किया था? पहला, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी किया था ना, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पांचवा क्या था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और हमें चैप्टर 1 में भी लिखा है ना बेटा कि हम लोग ह्यूमन हमेशा से बहुत क्यूरियस है, कि हम लोग जानना चाहते हैं कि भैया हमारा और अदर ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है ना। हम लोग हमेशा जानना चाहते हैं ना कि हमारा और हमारे पूर्वजों को बंदरों की तरह थे, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो भैया हम में और बंदरों में कितने प्रतिशत सिमिलैरिटी है, राइट। ये सब कुछ किस में पढ़ा जाता है बेटा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये थर्ड सिस्टम्स है। दिस आर बेस्ड ऑन, लिखा है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। प्लांट में भी among organism, this is assumed that organisms in the same taxa, जो सेम taxa में है, have a common ancestor, उनके ancestor क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। वो तो हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में, कि जैसे सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलेनोजेना, सोलेनम नाइग्रम, सबकी सोलेनम 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 क्या होती है बेटा? जीनस होती है ना। ये सब कुछ क्या है? ट्यूबरसम, नाइग्रम, मेलेनोजेना स्पीसीज है ना। बट ये कैसी स्पीसीज है बेटा? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। क्यों मैम? क्योंकि ये सब को हर कोई किस में आते हैं बेटा? एक ही जीनस में आते हैं, दैट इज अ सोलेनम। आई बात समझ में? अब देखो ये सब क्या है? दैट इज अ न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है ना, हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चाहिए, पर बेटा हमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करे या कुछ करे, उससे पहले पॉसिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया हो, राइट। उसके हमें फॉसिल्स मिले या अदर कोई एविडेंस ना भी मिले, तो बेटा उसके लिए हमें कोई सपोर्टिव सोर्स की तो जरूरत पड़ेगी ना, राइट। तो ये फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम है, उसके लिए ये सारे सोर्सेस है। क्लियर? ये फर्दर कोई, जैसे हमने 3 पढ़ा बेटा, पहला पढ़ा आर्टिफिशियल्स, दूसरा पढ़ा नेचुरल, तीसरा पढ़ा फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक को सपोर्टिव एविडेंस में ये हम न्यूमेरिकल, साइटो एंड केमोटैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ये कोई अदर सिस्टम नहीं है तो 3 ही। कौन सी 3? वापिस से बता रही हूं। एक कौन सी? पहली आर्टिफिशियल्स, दूसरी कौन सी? नेचुरल, तीसरी कौन सी? फाइलोजेनेटिक। और फाइलोजेनेटिक को सपोर्ट के लिए ये हम 3 पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ये बात? और ये तीनों के तीनों किसके लिए है ये सिस्टम? एंजियोस्पर्म के लिए। तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि सारे प्लांट किंगडम के लिए ये सिस्टम देके रखिए, मतलब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, नहीं। किसके लिए है ये? एंजियोस्पर्म के लिए है। क्लियर है ये बात? चलो आओ, तो फाइलोजेनेटिक के लिए ये सपोर्टिव कौन कौन से है? देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है,
बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर, जिसमें आजकल आप लोग मास्टर हो बेटा। Numbers and codes are assigned to all characters and data are proceeded। बेटा उन्होंने क्या किया है, हर कैरेक्टर को, हर जितने भी कैरेक्टर दिखते हैं सबको एक एक नंबर एंड कोड दे दिया है, क्लियर, और वो डाटा फिट कर दिया है। अब अगर मान लो हमें कोई अदर प्लांट्स मिलते हैं, हमने अंदर डाला कि भैया इसका लीफ ऐसा है, इसकी रूट ऐसी है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, डाल दिया तो ये कंपेयर करके हमें बता देगा कि ये किसके साथ सिमिलर होता है। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक नंबर दिया गया है, 1 ये नंबर, 2 ये नंबर, राइट। उसके बेसिस पे ये सिस्टम दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड है, बहुत फास्ट है, क्लियर। बट उन्होंने है ना यहाँ पे हर एक नंबर को, हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया है। पर सच्ची में बताओ, आप हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस कभी नहीं दे सकते। ये बात समझ में आ रही है कि हर एक कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स है प्लांट के, उसको आप कभी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। पर इसमें कर दिया है भैया, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को दे दिए हैं नंबर एंड द कोड्स, है ना। एंड दस hundreds of characters can be क्या बोला है बेटा, इक्वली कंसिडर्ड, ऐसा नहीं कर सकते ना, बट कर दिया है, चलता है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब साइटो टेक्सोनॉमी देखो, साइटो सेल, इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, भैया कितने क्रोमोसोम नंबर है, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर। हमें है ना चैप्टर नंबर 8 दैट इज अ सेल में न्यूक्लियस में लास्ट में दिया है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर्स, है ना। फिर उसमें जो सेंट्रोमियर होता है उसके पोजीशन के बेस पे मेटासेंट्रिक है, देन एक्रोसेंट्रिक है कि टीलोसेंट्रिक है, वो सब कुछ है बेटा, वहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे। पर आप समझो ये किसके बेस पे है, दिस इज बेस्ड ऑन द एक क्रोमोसोमल नंबर, बे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोमल बिहेवियर। वहां पे मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहां पे आपको न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पता होगा, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सब कुछ जब क्लैरिटी होगी ना बेटा, तो आप अच्छी तरह से उसको समझ पाओगे। पर अभी के लिए याद कर लो कि साइटोटेक्सोनॉमी में दैट इज अ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, उसके नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर स्टडी किया जाता है। अब लास्ट है केमोटेक्सोनॉमी। क्या है, केमोटेक्सोनॉमी, देखो वापिस से, केमो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। वैसे तो प्लांट में देखो बायोमोलिक्यूल्स की बात करें ना, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तो सभी उसमें मिलता है, सभी में मिलते हैं। बट सर्टन अदर्स केमिकल्स विच इज फाउंड इन अ सर्टन प्लांट्स, तो दैट इज उसकी स्टडी की जाती है। सो दिस इज केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट। अब ये हमारी टेक्स्ट बुक की लाइन। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन various organism and are acceptable. These assume that organism belonging same taxa have a common ancestor. Definitely बेटा, अगर सेम टेक्सा में है तो एंसेस्टर कैसे होंगे, कॉमन होंगे। We now use information from many other sources. क्या लिखा है बेटा, uses information from many other sources to help resolve difficulty in classifications. कौन से classifications, phylogenetic. This become more important when there is a supporting fossils, when there is a no supporting fossil evidence. अगर कोई supporting fossil evidence है ही नहीं तो फिर हम कैसे रिलेशनशिप को कर पाएंगे बेटा। तो इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए क्या किया है, दिस इज द 3 टेक्स्ट बुक की लाइन। न्यूमेरिकल, दूसरा साइटोटेक्सोनॉमी, तीसरा
केमोटेक्सोनॉमी। देखो न्यूमेरिकल, बेस्ड ऑन इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर on all observable characteristics, number and code, assign all the characters, data and then proceeded. Character is given, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है भैया कि characters are given equal importance and the same time hundreds of characters can be considered fine, right? हमारा टाइम बच सकता है, बट आप हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते बेटा। दूसरी बात, साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, लाइक पढ़ा हमने क्रोमोसोम का नंबर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तीसरा केमोटेक्सोनॉमी, दैट यूज केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व द constitution are also used by the taxonomist these days। अभी की डेज में ये जो कंफ्यूजन है किसमें भैया कि कौन सा कहाँ जाएगा, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये हमने सपोर्ट लिया है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, साइटोटैक्सोनॉमी का एंड द केमोटेक्सोनॉमी का। क्लियर है ये बात, राइट? तो अब तक क्या किया हमने, शुरुआत में हमने क्या पढ़ा, शुरुआत में हमने ये पढ़ा कि जो व्हिटेकर जी ने, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। क्लियर? उससे पहले किन्होंने, कैरोलस लिनियस जी ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ था। उन्होंने क्या किया था, जिनके पास सेल वॉल है सबको प्लांट में डाल दिया भैया, साइनोबैक्टीरिया प्लांट, है ना, फंजाई प्लांट, फिर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो तो है ही है हमारे। बट फिर व्हिटेकर जी ने जब क्लासिफाइड किया तो पता चला मोनेरा तो जो है वो तो बेटा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, तो उसमें मोनेरा में डाल दो। फंजाई की सेल वॉल अलग है, हेट्रोट्रॉफ्स है। फंजाई कैसे होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ना। प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना। तो फंजाई को निकालो प्लांट में से और एक अलग से किंगडम दे दिया। कौन सा किंगडम दे दिया, फंजाई किंगडम दे दिया, है ना। अब प्लांट में हमने कितने डिवीजन पढ़ने हैं, 5। कौन से डिवीजन पढ़ने हैं, पहला एल्गी, दूसरा ब्रायो, तीसरा टेरिडो, चौथा जिम्नो, 5वां एंजियो। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में बेटा हमें एंजियोस्पर्म के बारे में उतना नहीं दिया, पहले था बट वो अब डिलीटेड में चला गया है बेटा, तो सिर्फ छोटू सा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देके रखी है, क्योंकि क्लास 12th में जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें सब मस्त डिटेल सब कुछ देके रखा हुआ है। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे हम डिटेल्ड में 4 डिवीजन पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नो। क्लियर है ये बात? अब देखो, आप लोगों को याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में, राइट, हमें एक छोटू सा पैराग्राफ दिया था, किसमें, किंगडम प्लांटे में। मैं दिखाती हूँ, मैं लाई हूं आप लोगों के लिए। देखो ये वाला जो चैप्टर नंबर, देखो क्योंकि यहाँ बोला है ना कि दिस विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 3, तो ये मैं जो पैराग्राफ लाई हूं बेटा वो चैप्टर नंबर 2 में प्लांट किंगडम में देके रखा है। अब वहां पे क्या देके रखा है, सुनो ध्यान से। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज अ 2 डिस्टिंक्ट फेज। कौन से 2 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, डिप्लॉयड, स्पोरोफाइटिक, हैप्लॉयड, गैमेटोफाइटिक, that alternate with each other. The length of the haploid, diploid phase and whether these phases are free living, dependent on others, vary among different group in a plant. And this phenomenon is called, most important, alternation of generation. Alternation of generation. Right? अब सुनो ध्यान से, बिफोर हम आल्गी में शुरू करें, राइट, उससे पहले ये ऑल्टरनेशन जनरेशंस, राइट, किसमें कौन सी मेन है, किसमें कौन सी डिपेंडेंट है, राइट, ये स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड पहले ही क्लियर कर रही हूं।
क्योंकि बेटा एक साइकिल अगर आप समझ गए ना तो आपको किसी भी डिवीजन में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। क्योंकि देखो बेटा रट्टाफिकेशन से अगर आप आगे जाओगे ना तो आज याद रह जाएगा 2 दिन के बाद, बट फिर थोड़ी टाइम के बाद अब भूल जाओगे, चीजों को याद नहीं कर पाओगे। और अगर अंडरस्टैंडिंग से करोगे ना तो वो लाइफ टाइम और लंबे समय तक याद रहेगा बेटा। तो कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कभी भी रट्टा मत मारो, समझ के करो। समझ के अगर करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आपको उसकी लिंक भी पता चलेगी अदर चैप्टर्स के साथ और आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो चलो आओ समझते हैं ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिफोर स्टार्टिंग। चले आ जाइए, देखो एक मिनट। ओके चलो आइए, देखो कौन कौन से हमारे प्लांट किंगडम में कौन कौन से हमें क्या पढ़ने हैं बेटा, डिवीजन पहला। और सीक्वेंस बहुत जरूरी है बेटा, सीक्वेंस जैसे विटेकर जी में याद किया था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इसमें भी एल्गी 2, ब्रायोफाइट्स 3, टेरिडोफाइट्स 4, जिम्नोस्पर्म 5, एंजियोस्पर्म्स। ये 5 डिवीजन हमें पढ़ने हैं। अब उन्होंने क्या बताया, क्या दिखाई देता है बेटा इन लोगों में, इन सब में क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। अब ये क्या होती है, आओ चलो देखो ध्यान दो। अब सबको मैंने चैप्टर 2 में फंजाई में अब सबको समझाया था। प्लॉइडी क्या होती है बेटा, प्लॉइडी इज अ कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे प्लॉइडी कहा जाता है। व्हाट इज अ प्लॉइडी, कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, उसे क्या कहते हैं, प्लॉइडी कहते हैं। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इसकी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और अगर सिंगल सेट है तो उसे हैप्लॉयड कहा जाता है। अब यहां पे हमें कौन से 2 फेस दिए हैं, एक स्पोरोफाइटिक फेस होता है बेटा, इसे स्पोरोफाइटिक क्यों कहा जाता है, स्पोरोफाइटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग स्पोर बनाते हैं। समझ में आ रही है बात, ये लोग क्या बना रहे हैं, स्पोर बना रहे हैं। और याद रखना बेटा स्पोरोफाइटिक स्टेज हमेशा डिप्लॉयड यानी 2n डिप्लॉयड होती है। इसे स्पोरोफाइटिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पोर्स बनाते हैं। क्लियर है ये बात। आगे दूसरा हमें दिया है गैमेटोफाइटिक फेस। गैमेटोफाइटिक फेस क्यों बोला बेटा, क्योंकि ये लोग गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमेट्स। और याद रखना गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑलवेज हैप्लॉयड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉयड एन, राइट। अब उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली है कि जो अदर डिवीजन लाइक इतने डिवीजन है कौन कौन से बेटा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, चिम्नो, एंजियो, सब में एक मेन फेस होती है, दूसरी डिपेंडेंट, सब में इनका लेंथ भी अलग अलग होता है। तो चलो आओ देखते हैं साइकिल, पहले साइकिल देखते हैं फिर सब में समझते हैं आसानी से। देखो अगर मैं यहां पे आप लोगों के लिए लिखूं गैमेटोफाइटिक फेस, क्लियर। मैंने क्या बताया बेटा, गैमेटोफाइटिक फेस कैसी होती है, ऑलवेज हैप्लॉयड होती है।
अब दूसरी फेज मैंने क्या कहा बेटा, स्पोरोफाइटिक। और ये जो स्पोरोफाइटिक है क्या बताया, ऑलवेज डिप्लॉयड। क्लियर ये बात? ओके। अब नेक्स्ट गैमेटोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइटिक फेज क्या बोला, क्या बनाएंगे ये लोग, गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेट्स। और आपको पता है 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, राइट। और ये भी पता होगा बेटा, ऐसा करके ये सिंबल करो ना, तो दिस इज द सिंबल ऑफ द मेल गैमेट। और फिर अगर हम ऐसा ऐसा, ये फीमेल के लिए, क्लियर। तो दिस इज, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। अब गैमेट्स भी कैसे होते हैं बेटा, गैमेट्स भी ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। और मैंने आप लोगों को सेल डिवीजन के बारे में भी बताया था, क्या है, हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड। तो यहां पे कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा बेटा, यहां पे माइटोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। अब गैमेटोफाइटिक, हैप्लॉइड, माइटोसिस करके मेल गैमेट, फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड होते हैं बनाए। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होता है बेटा, नेक्स्ट में दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या क्या होता है बेटा, फ्यूजन। उस प्रोसेस को, फ्यूजन, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जाइगोट। एंड फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। तो जाइगोट कैसा बनेगा बेटा, डिप्लॉयड। देखो यहां पे कोई सेल डिवीजन नहीं हुआ है, यहां पे सिर्फ मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है बेटा, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट, जाइगोट एक सेल है बेटा, ये जाइगोट डिवाइड करके आगे अब नेक्स्ट स्टेज बना देता है और वो लाता है ये वाली स्पोरोफाइटिक। तो अब देखो जाइगोट स्पोरोफाइटिक स्टेज डेवलप्ड करेगा, जो डिप्लॉयड है, जाइगोट खुद डिप्लॉयड है, सो डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड अगेन कौन सा सेल डिवीजन होगा बेटा, माइटोसिस इक्वेशनल। आई बात समझ में? नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक को स्पोरोफाइटिक स्टेज क्यों बोला था बेटा, क्योंकि स्पोरोफाइटिक जो स्टेज होता है डिप्लॉयड, वो डिवाइड करके क्या करते हैं बेटा, वो लोग बनाते हैं स्पोर। क्या बनाते हैं बेटा, स्पोर बनाते हैं। और स्पोर्स जो है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं। बट यहां पे माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा। यहां पे कौन सा होगा बेटा, यहां पे होता है मियोसिस काइंड ऑफ द सेल डिवीजन, दैट इज द रिडक्शनल। क्योंकि 2n का n होना है, 2 डिप्लॉयड हैप्लॉइड होना है। यहां पे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड था, इसीलिए माइटोसिस फ्यूजन करके ये जाइगोट मिला। क्लियर, जाइगोट डिप्लॉयड, इसीलिए स्पोरोफाइटिक में डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड माइटोसिस। बट अब स्पोर्स जो है बेटा वो हैप्लॉइड होते हैं। अगर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं फ्रॉम द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली कौन सा डिवीजन होगा बेटा, रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज द मियोसिस। क्लियर है ये बात? अब ये जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके डेवलप्ड करके क्या बना देते हैं बेटा, वो बना देते हैं ये गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो हैप्लॉइड स्पोर से वापिस से गैमेटोफाइटिक स्टेज, दैट इज n to n, कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। माइटोसिस। अब आप ऐसा सोचो ना, हाँ हम रट्टा मार लेंगे मैम, पहले माइटोसिस माइटोसिस लास्ट में माइटोसिस एक ही बार मियोसिस। पर बेटा ये साइकिल ऐसे दे दी आपको अगर बोल दिया कि पहले स्पोरोफाइट है, उसने स्पोर्स बनाया, तो क्या करोगे,
क्या करोगे? नहीं हो पाएगा ना, तो रट्टा नहीं मारना है, समझने की कोशिश करो। सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन से? माइटोसिस, मियोसिस। क्लियर है ये बात? रुको मैं आप लोगों के लिए समझाती हूं। देखो सेल डिवीजन कितने टाइप के बेटा? 2 टाइप के, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को क्या बोला जाता है बेटा? इक्वेशनल डिवीजन, राइट। मियोसिस को क्या बोला जाता है? रिडक्शनल डिवीजन। अब माइटोसिस से अगर कोई सेल, मान लो ये हैप्लॉइड है, डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा, तो ये भी हैप्लॉइड ही होंगे। अगर माइटोसिस से कोई सेल जो डिप्लॉइड है वो डिवाइड करेगा बेटा, वो डिवाइड करेगा, वो 2 डॉटर सेल बनाएगा, तो वो भी कैसे होंगे? डिप्लॉइड ही होंगे। हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड, डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड, प्लॉइडी चेंज नहीं होती है बेटा। दैट इज, इसीलिए इसे बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। इसे क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। इसमें जो एक डिप्लॉइड सेल होता है दैट अंडरगो 2 बार, बट आप अभी के लिए इतना समझ लो, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में सेल डिवीजन में, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बेटा। पर ये तो बेसिक है, आपको क्लास 9 में भी आ गया है। पर फाइन, अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं इसीलिए एकदम से बॉटम लेवल बेस से समझा रही हूँ बेटा, कि आपका बेस भी स्ट्रांग हो जाए। अगर वो स्ट्रांग होगा ना, तो आप कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ पाओगे, आपको किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो सुनो, रिडक्शनल डिवीजन बोला मैंने बेटा, मियोसिस को, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड डिवाइड करके बेटा 4 डॉटर सेल बनाएगा, और चारों के चारों कैसे होते हैं? ये भी हैप्लॉइड ही होते हैं, बट समझ जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट, हैप्लॉइड बनते हैं। कितना याद करना है यहाँ पे आपके लेवल पे आप लोगों को? एक, माइटोसिस काइंड ऑफ द सेल डिवीजन नोन एज एन इक्वेशनल, मियोसिस काइंड ऑफ द सेल डिवीजन नोन एज एन रिडक्शनल। हैप्लॉइड में से 2 डॉटर सेल हैप्लॉइड, डिप्लॉइड में से 2 डॉटर सेल डिप्लॉइड, डिप्लॉइड में से अगर मियोसिस करता है तो वो क्या बनाता है बेटा? हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है। ध्यान देना, ये अगर हैप्लॉइड है तो बेटा हैप्लॉइड का मियोसिस नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। क्लियर है ये बात? आई समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखो ये साइकिल, गैमेटोफाइटिक को गैमेटोफाइटिक क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि उसने गैमेट बनाए। गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइटिक स्टेज हैप्लॉइड। सो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड कौन सा सेल डिवीजन करोगे? माइटोसिस बेटा, राइट। फिर फ्यूजन करके क्या बन जाएगा? जाइगोट। बेटा यहां पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। उसे क्या कहा जाता है? जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? जाइगोट। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है ना। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो क्या किस में डेवलप करता है बेटा? क्या डेवलप करता है? स्पोरोफाइटिक स्टेज। स्पोरोफाइटिक स्टेज वो भी कैसी होती है? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड इक्वेशनल हुआ ना। कैसा करेंगे हम? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा मैम। नेक्स्ट, स्पोरोफाइटिक क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनाते हैं बेटा? हैप्लॉइड स्पोर्स। अब डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड क्या करना है? डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। तो कौन सा सेल डिवीजन करवाएंगे बेटा? डेफिनेटली मियोसिस। और ये जो स्पोर्स बनेंगे वो वापिस से गैमेटोफाइटिक स्टेज ला देंगे, तो हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड क्या होगा? माइटोसिस। सच्ची में बताओ बेटा, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सारे क्लासेस, अरे सॉरी मतलब सारे डिविजन्स, दैट इज द एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, अगर ये एक स्लाइड आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है ना, तो मान लो आपको आधे से ऊपर सबका सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि सब में यही लाइफ साइकिल है, राइट। अब हमें उतना ही समझना है कि किसमें वो मेन है और किसमें वो डिपेंडेंट है, और उसके एग्जाम्पल और थोड़ा सा जो है वो याद करना है।
बट वो आपको आसानी से हो जाएगा बेटा कि अगर ये साइकिल आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है तो नहीं तो वरना आप है ना उसी ये साइकिल में घूमते रह जाओगे कि कब माइटोसिस करवाए, कब मियोसिस करवाए, कब उसका स्पोर्स बनवाए, कब गैमेट बनवाए। क्लियर? तो मत करो प्लीज, समझ लो। ये देखने के बाद बेटा आप लोग अपनी किताब ये सब कुछ बंद करके वापिस से 2 बार अपने आप ये साइकिल लिखोगे तो सच्ची में ये याद रह जाएगी। क्लियर है ये बात? चलो अब देखो नेक्स्ट हमें क्या समझना है। वहां पे हमें लाइन बोली थी कि ये जो फेसेस होते हैं कौन से बेटा? गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में अलग अलग होती है, सब में सेम नहीं है। अब यहां पे समझा रही हूं। नेक्स्ट आओ देखो, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, बेटा इन दोनों में जो मेन फेज है, मेन फेज वो होता है गैमेटोफाइटिक फेज जो हैप्लॉइड है। मतलब एल्गी ब्रायो में मेन फेज का मतलब उन्होंने क्या बोला है? मेन फेज मतलब बेटा उसका जो पीरियड ऑफ लेंथ है, राइट, वो क्या होगा? लॉन्गर होता है। वो कैसा होता है? इट इज इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? ये फोटो सिंथेटिक होता है। मतलब एल्गी ब्रायो में जो दूसरा फेस है, कौन सा फेस बेटा? गैमेटोफाइटिक के अलावा स्पोरोफाइटिक फेस। वो कैसा है? वो डिपेंडेंट फेस है, वो शॉर्टर है और वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। क्लियर है ये बात? तो उसका जो हमने दूसरा फेस पढ़ा स्पोरोफाइटिक, वो कंप्लीटली इससे उल्टा, दैट इज शॉर्टर है। ये डिपेंडेंट होता है ऑन टू द गैमेटोफाइटिक एंड ये नॉन फोटो सिंथेटिक होता है। लॉन्गर शॉर्टर का मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझो, सुनो। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रही हूं बेटा, मान लो कोई प्लांट है या ये एल्गी ब्रायो का ले ले, उसकी लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ कंप्लीटली मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 डेज की है। एग्जाम्पल से बता रही हूं समझाने के लिए। हाँ बेटा 30 डेज की है। अब इसका मेन फेज गैमेटोफाइटिक होता है ना बेटा, तो ये अगर आपको ब्रायोफाइट या वो एल्गी दिख जाए ना बेटा, तो आपको ये तकरीबन 20 से 22 गिन सकते हैं। एक रफ बता रही हूं बेटा, 20 से लेके 22 दिन तक आपको इसका ये गैमेटोफाइटिक फेज ही दिखाई देगा, राइट। फिर ये लोग क्या करेंगे? गैमेट्स बनाएंगे और फिर उनका ये आएगा स्पोरोफाइटिक फेज जो तकरीबन सिर्फ 8 या 10 दिन का होगा आउट ऑफ द 30 डेज। तो उस हिसाब से लेंथ उस हिसाब से बोला कि ये गैमेटोफाइटिक्स लॉन्गर होते हैं लेंथ वाइज, पीरियड उनके लाइफ साइकिल में, और ये शॉर्टर होते हैं। उस हिसाब से मेन फेज इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट होता है। क्लियर है ये बात? सो क्या क्या याद किया हमने बेटा कि एल्गी ब्रायो में मेन फेज कौन सी है? गैमेटोफाइटिक है। तो अब कौन कौन से रहे बेटा? अब रहे हमारे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 1 मिनट दे दीजिए बेटा। चलिए कौन कौन से रहे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स,
एंजियोस्पर्म्स। इन लोगों का मेन स्टेज या तो मेन फेज कौन सा होता है बेटा? स्पोरोफाइटिक यानी डिप्लॉयड स्टेज होता है। ये याद करना है। क्लियर? क्या याद करना है बेटा? सुनो, ये जो हमने साइकिल पढ़ी, कौन सी वाली? ये वाली। उसमें हमने पढ़ा कि ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमें दिखाई देता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कौन सी दो जनरेशन होती है बेटा? एक गैमेटोफाइटिक, दूसरी स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड। क्लियर? अब मेन फेज कौन सा है? किस में? एल्गी, ब्रायो में। मेन फेज कौन सा होता है? गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। इन सब में मेन फेज कौन सा होता है? स्पोरोफाइटिक होता है। क्लियर है ये बात? अब छोटू सा यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ध्यान से समझना। देखो, एल्गी है ना, एल्गी, उसमें क्या होता है? एल्गी जो है बेटा, उसमें ये जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट जो है वो जाइगोट जो है उसका डायरेक्टली, उसमें ये स्पोरोफाइटिक स्टेज नहीं होती है बेटा। जाइगोट का डायरेक्टली क्या हो जाता है बेटा? मियोसिस। जाइगोट का क्या हो जाता है? मियोसिस, और स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा हम किसमें देखते हैं बेटा? एल्गी में देखते हैं। वैसे मेन फेज उसका गैमेटोफाइटिक है, गैमेट्स भी बनते हैं, जाइगोट भी बनता है, बट ये जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस करके क्या बना देता है बेटा? स्पोर्स बना देता है। हम ब्रायो में पढ़ेंगे बेटा कि इसका जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है, ये जो जाइगोट बना, उसमें कैसे माइटोसिस होके कैसे उसका स्पोरोफाइटिक स्टेज बना। कैप्सूल, सीटा, फूट, सब पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स में, मस्त है। पर अगर ये साइकिल क्लियर है ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये स्पोरोफाइटिक स्टेज आएगा, फिर उसका मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स वापस से डेवलप कर जाएंगे इनटू दिस गैमेटोफाइटिक फेज। क्लियर है ये बात? राइट? फिर मेन चीज क्या बोली मैंने याद करने को? ये डिवीजन कितने टाइप के हैं ये याद कर लो बेटा। एल्गी ब्रायो में मेन स्टेज गैमेटोफाइटिक है, ये याद कर लो। एंड टेरिडो जिम्नो एंजियो में मेन स्टेज जो है वो स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड स्टेज होती है, ये मेन याद कर लो। नेक्स्ट क्लास जब मैं एल्गी की शुरुआत करूं बेटा, उससे पहले मुझे यहाँ पे ये साइकिल और आगे जो हमने 3 सिस्टम्स पढ़े, दैट इज अ नेचुरल सिस्टम्स, फिर दैट इज अ पहला आर्टिफिशियल सिस्टम्स, नेचुरल सिस्टम्स एंड द फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स, ये सब कुछ रीड कर लेना। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।